हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 16 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 17 है। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 17 में आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, आपने उसे किस तरीके से लिखा और उसे वास्तव में किस तरीके से लिखना चाहिए था, और उसमें वो कौन से और नए पॉइंट ऐड करें जिससे हमारा उत्तर काफ़ी अच्छा नज़र आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके द्वारा ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न भेजा गया, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इनका उत्तर देखेंगे और इसके बाद हम ये बताएंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो देखते हैं। इनका प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात, इस प्रश्न का उत्तर पढ़ने से पहले जिस पर्सन ने हमें ये प्रश्न भेजा, उसने इस बात के लिए हमें अवगत कर दिया कि ये प्रश्न यूपी पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस के लिए लिखा गया है। तो आप इसकी जो वर्ड लिमिट है उसी प्रकार चेक करें। तो हम इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि ये 40 नंबर का आंसर है, तो ये कम से कम 400 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है आंसर। इन्होंने आंसर लिखा है, गरीबी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें समाज का कोई भाग, परिवार या व्यक्ति जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूर्ति में असमर्थ होता है। योजना आयोग के अनुसार गरीबी प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्र 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि 1.9 यूएस डॉलर प्रतिदिन से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब है। भारत में गरीबी के अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी मापन के लिए अभी तक देश में कोई स्पष्ट आधार नहीं अपनाया जाता है, परंतु फिर भी प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, पारिवारिक उपभोग, लाभ व आय के आधार पर अनुमान किया जाता है। ठीक है। फिर आपने लिखा है, गरीबी मापन के लिए अब तक कई समितियां गठित की जा चुकी हैं जो निम्नलिखित हैं। योजना आयोग, भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास 1960 में योजना आयोग द्वारा किया गया, जिसने निर्धनता आकलन के लिए न्यूनतम उपभोग व्यय को आधार बनाया। फिर है रथ दांडेकर समिति, 1971 में इस समिति ने गरीबी अनुमान का आधार न्यूनतम उपभोग व्यय को बनाया। एनएसएसओ द्वारा 2004-05 में निर्धनता अनुमान के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया गया, यूआरपी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। फिर है अर्जुन सेन गुप्त समिति, वर्ष 2007 में अर्जुन सेन गुप्त समिति द्वारा प्रतिदिन आमदनी को आधार बनाते हुए निर्धनता का अनुमान लगाया, जिसने प्रतिदिन 20 रुपये या उससे कम को आधार बनाया। सुरेश तेंदुलकर, 2010 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर तैयार कर निर्धनता का अनुमान लगाया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 27.2 रुपये से कम, जबकि शहरी क्षेत्रों में 33.3 रुपये से कम प्रतिदिन आमदनी वाले को गरीब माना, और इस आधार पर भारत में 269.3 मिलियन लोग गरीब पाए गए। रंगराजन समिति ने गरीबी के अनुमान के लिए 2011-12 में उपभोक्ता मूल्य को आधार बनाया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 972, हाँ शायद 972 प्रति माह व शहरी क्षेत्र में 1907, हाँ 1907 ही होगा, प्रति माह वाले व्यक्ति गरीब हैं। इस आधार पर भारत में 29.45% लोग गरीब हैं। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है जिसका मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी एक गंभीर समस्या है जिसके निम्नलिखित कारण हैं। गरीबी के कारण सरकारी नीति, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण। ठीक है। फिर आपने क्या डिस्क्राइब किया है, आर्थिक कारण में गरीबी का मूल कारण जिसके अंदर पिछड़ी हुई कृषि, दोषपूर्ण आर्थिक विकास, संसाधनों का असमान वितरण, उद्योगों का असंतुलित विकास, परिवहन व संचार साधनों आदि की कमी आदि। सामाजिक कारण में इसके अंतर्गत जाति व्यवस्था, वृहद जनसंख्या, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। राजनीतिक कारण में इसके अंतर्गत आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सरकारी नीति आते हैं जिसके कारण विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिससे नागरिकों को गरीबी देखने को मिलती है। इसके भौगोलिक कारण में इसके अंतर्गत कठिन जलवायु परिस्थिति, मरुस्थलीय, पहाड़ी व वनी क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात आदि को भी शामिल किया जाता है। सरकारी नीति, भारत की सरकारी नीति बहुत ही कमज़ोर है। गरीबी उन्मूलन के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं, परंतु गलत क्रियान्वयन के कारण अधिकांश लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। भारत सरकार द्वारा गरीबी को ध्यान में रखते हुए गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनरेगा 2005 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, न्यूनतम वर्ष में 100 दिनों का काम, लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गरीब परिवारों को ऋण, इंदिरा आवास योजना,
ग्रामीण गरीब परिवारों को आवास, उज्ज्वला योजना सभी गरीब परिवारों को सब्सिडी, एलपीजी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 60 वर्ष से आज के नीचे व्यक्ति को 200 रुपये प्रतिमाह केंद्रीय सहायता। ठीक। निष्कर्ष, यद्यपि भारत में गरीबी एक बृहद बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, परंतु भारत निर्धनता उन्मूलन के सतत प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में भारत गरीबी दूर करने वाले देशों में पहले स्थान पर रहा, जिसमें पिछले 10 साल में 273 मिलियन लोग को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ठीक है, आपने जो अपना ये उत्तर लिखा, इस उत्तर में कहीं पर कुछ ऐसे भी वर्ड आए जिनको आपको कभी यूज़ नहीं करना है। ये आपके लिए सख्त निर्देश हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड आपको इस बात के लिए दर्शा देंगे कि आप एस्पायरेंट जिस गवर्नमेंट के बनने जा रहे हो, आपको उसी पर बिलीव नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे 2-3 वर्ड यूज किए, मैंने उसको नोट किया। जैसा कि आपने यहाँ पे ये बताया, भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। ठीक है, भारत एक पिछड़ा हुआ देश है जिसका मुख्य कारण गरीबी है। ये लाइन आप खुद ही सोचिए कि हम अपने ही देश की कितनी अच्छे ढंग से बुराई कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि आपने लास्ट में क्या लिखा है कि ये, हाँ, यहाँ पर आपने एक बात लिखी है इस प्रश्न में, हाँ हाँ, ये भारत की सरकारी नीति बहुत ही कमज़ोर है गरीबी उन्मूलन के लिए। कहने का मतलब क्या, हमारी सरकारी नीति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जब आप ऐसे वर्ड लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि आप क्या कर रहे हो ना, जो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर ऑलरेडी गवर्नमेंट में सर्विस दे रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू लेगा, तो आप उन्हीं के ऊपर डाउट कर रहे हो सकता है कि वो गलतियां करते हैं, बट आपका काम ये नहीं है कि आप उनकी एक सिरे से बात को खारिज कर दो। आप उनके सामने पैरेलल लाइन खींचो। कभी आप उनको ये मत बताओ, आप यहाँ पे जब ऐसी चीज़ लिखते हो ना, भारत की सरकारी नीति बहुत ही कमज़ोर है, आप इस लाइन को ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भारत की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो अन्य डेवलपमेंट कंट्री की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ी हुई है। ऐसे आप लिख सकते हो। क्यों? अब जब आपने डेवलपमेंट कंट्री टैग लगा दिया ना, तो और आपने लिख दिया पिछड़ी हुई, तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा ये डेवलप कंट्री से हमारी तुलना करके बता रहा है, ये डेवलपिंग कंट्री से नहीं कह रहा है। इसमें आपने क्या कर दिया कि हमारी सबसे बहुत ही कमज़ोर है, तो एग्जामिनर को ख़राब लगेगा कि अपने देश के होते हुए और आप अपने देश के बारे में ऐसा कह रहे हो। ठीक, कोई बात नहीं, आप हो जाती हैं सबसे मिस्टेक्स, लेकिन आपको इन्हीं मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी अवेयर रहती है। चलिए, फिर आप देखिए यहाँ पर, अब आपने इसका आंसर तो लिख दिया, ठीक है, आपने काफ़ी सारी इसमें रिपोर्ट्स का जिक्र किया, काफ़ी सारे अपने तथ्यों का संकलन किया, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर एक क्रम में लिखना चाहिए वो आपने नहीं लिखा। हालांकि आपने पॉइंट सारे डाले हैं, सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन कई सारी ऐसी मिस्टेक हैं जो आपने इसमें की हैं। वो कौन सी? जैसे कि आप पहले प्रश्न को देखो, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करिए। ठीक, दूसरा फिर है कि गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करिए। तीसरा है भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए। अर्थात इस पूरे प्रश्न में 3 कोडिंग वर्ण हैं, एक तो गरीबी का अनुमान, दूसरा उसके जिम्मेदार कारक, तीसरा उसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम। अब जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें ना, तो आप इसको क्या करें कि दादा भाई नौरोजी से ऐड करें। अब आपके मन में आया होगा कि आपने दादा भाई नौरोजी का नाम क्यों लिया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ही फर्स्ट टाइम ऐसे पर्सन थे जिन्होंने गरीबी के लेकर आंकड़े जारी किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार ब्रिटेन हमें लूट रहा है। समझ गए? तो जब आप दादा भाई नौरोजी का उल्लेख कर दोगे, उसके बाद आप सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख कर दोगे, नेशनल जो कमेटी बनाई गई थी, राष्ट्रीय योजना समिति, जिसके चेयरपर्सन होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 के आसपास, जब आप उसका उल्लेख कर दोगे और फिर आप बताओगे कि आज़ादी के बाद भारत में जो गरीबी का प्रथम अनुमान है वो योजना आयोग के द्वारा 1962 में किया गया, या 1960 जो भी आप लिखते हो। ठीक, फिर आप जब ये चीज़ बता रहे होगे ना, वहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि आप हर एक कमेटी को डिस्क्राइब कर दे रहे हो। अगर आप ये जीएस में क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको हर एक कमेटी के बारे में डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि इतना आपके पास इसमें स्पेस नहीं है। ठीक,
तो आप क्या करो, आप बता दो कि योजना आयोग ने 1962 में गरीबी को लेकर कहते आंकड़े जारी किए और उसका अनुमान लगाया। फिर आप बताओगे कि उसी समय योजना आयोग ने वाई के अलग समिति का गठन किया, जिसने क्या किया, कैलोरी को बेस बनाया। देखिए, जब आप कमेटियों के बारे में बताते हो ना, तो उनका तुलनात्मक आप बता दो। आपने यहाँ पे जैसे बताया योजना आयोग, फिर आपने बताया वाई के अलग समिति, और वाई के अलग समिति को जब आप बताओगे तो बता दोगे कि वाई के अलग समिति ने क्या किया कि गरीबी के मापन के लिए कैलोरी का उपयोग किया, कि कितनी कैलोरी किस पर्सन को मिलनी चाहिए, उसी बेस पे हम गरीबी रेखा के अंतर्गत उस पर्सन को मानेंगे। लेकिन आप देखोगे कि उसी के बाद 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया जाता है, और सुरेश तेंदुलकर समिति ने कैलोरी के इस प्रोविज़न को पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल आप कैलोरी के बेस पे ये नहीं कह सकते हो कि गरीबी के अंतर्गत ये पर्सन आता है, आप इसके अंतर्गत कई सारे बेसिक फीचर्स या फंडामेंटल फीचर्स को भी ऐड करिए। जैसे एजुकेशन को आप ऐड करिए, आप हेल्थ को ऐड करिए, आप इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट को भी ऐड करिए कि किस पर्सन के पास क्या है या नहीं है, और आप साथ ही न्यूट्रिशन को भी करिए। आप कैलोरी का भोजन तो दे रहे हो, बट उस भोजन में इतना न्यूट्रिशन अवेलेबल है या नहीं। तो सुरेश तेंदुलकर ने जब ये बात कह दी, तो भारत सरकार को लगा कि क्यों ना एक कमेटी का और गठन किया जाए, और फिर उन्होंने सुरेश तेंदुलकर की ही रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए 2012 में सी रंगराजन एक समिति का गठन करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने जो सुरेश तेंदुलकर के द्वारा अपनाई गई बेस लाइन थी, ठीक, उस बेस लाइन को उन्होंने कम कर दिया। और जब बेस लाइन को उन्होंने कम कर दिया तो हुआ क्या कि गरीबों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। भाई, पहले इन्होंने 100 रुपये के हिसाब से माना कि 100 रुपये से ऊपर वाले जो भी होंगे वो सबके 100 रुपये से नीचे वाले जितने होंगे वो सबके सब गरीब होंगे। इन्होंने क्या कर दिया कि 80 रुपये से नीचे वाले, तो 20 वाले छूट गए ना। तो इन्होंने यही किया कि सी रंगराजन समिति ने कहा कि हम आंकड़े जो हम गरीबों का पैमाना है उसको और बढ़ाएंगे। तो इन्होंने जब पैमाना बढ़ा दिया तो गरीबों की संख्या बढ़ गई। इससे क्या हुआ, भारत सरकार काफ़ी दुविधा में आ गई कि इस तरीके से तो अगर हम ये दिखा देंगे गरीब काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत सरकार ने फिर वर्तमान गवर्नमेंट जो इस समय नरेंद्र मोदी जी की है, इन्होंने एक कमेटी का और गठन किया, और उस कमेटी का नाम है अरविंद पनगड़िया समिति। अरविंद पनगड़िया समिति से कहा गया कि आप ऊपर की जितनी भी कमेटियां हैं उनको रिव्यू करें। और जब इन्होंने उन कमेटियों का रिव्यू करने की शुरुआत की तो उन्होंने कहा, अरविंद पनगड़िया साहब ने, कि भाई साहब आप जो ये चल रहा है या तो इसको चलने दो, या फिर आप क्या करो कि जो गरीबी रेखा की बेस लाइन है उसे बढ़ा दो, या फिर आप क्या करो कि जो टोटल पॉपुलेशन का 30% नीचे के लोग हैं उन पे विशेष ध्यान दो, उनको मॉनिटर करो। और जब आप उनको मॉनिटर कर रहे होगे गरीबी रेखा से उबारने के लिए, तो आप उनमें वही फीचर्स को देखो जो सी रंगराजन समिति ने जो सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहे थे कि आप एजुकेशन उनका देखो, ट्रांसपोर्टेशन को देखो, न्यूट्रिशन को देखो। समझ गए, ये सारी चीज़ों का उन्होंने सुझाव दिया, बट गवर्नमेंट ने अभी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, या आप कह सकते हो उन्होंने कम किया। आप ऐसे करके अपने अनुमान की चर्चा के बारे में डिस्क्राइब कर दोगे, क्लियर। तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बैक यानी कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद और अभी तक वर्तमान की घटनाओं को किस प्रकार क्रमागत रूप में हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक। और एक बात और है, जब भी आप लोग गरीबी के बारे में लिखा करें, हालांकि आपने लिखा है भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, तो आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर ऐड किया करिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पॉवर्टी पे लिख रहे होते तो केवल पॉवर्टी के बारे में ही बताते हैं। बेसिकली पॉवर्टी को लेकर काफ़ी सारे डायमेंशन होते हैं। आप इसमें ये कर सकते हो कि रोटी कपड़ा मकान तो है ही, आप इसमें पोषकता का, न्यूट्रिशन का भी कर सकते हो। आप इसमें लो इनकम के बारे में बता सकते हो, साथ ही आप इसमें बता सकते हो कि लिविंग कंडीशन के आधार पर हम गरीबी बता सकते हैं। बीमारी को लेकर आप बता सकते हो, जो बेरोजगारी है वो भी गरीबी के अंतर्गत आ सकती है, और इलिटरेसी भी गरीबी के अंतर्गत आती है, ठीक। अब आपने जब इतनी सारी बातें बता दी, ठीक है, इनको आप सॉर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं मैंने बहुत बड़ी बातें बता दी, आप इनको सॉर्ट करके लिख सकते हो। आपका 2 पैरा में दो पैरा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है कि गरीबी का तात्पर्य क्या है, ये आपसे नहीं। देखिए, परिभाषाएं लिखने से बचिए। जब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो तो वहाँ पर आप परिभाषा मत लिखिए। जब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा कि गरीबी के अनुमान बताइए, तो आप बता दो कि अनुमान की शुरुआत कहाँ से हुई। फिर अब पूछा है जिम्मेदार कारक, तो देखो जिम्मेदार कारक को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है
कि अर्बन गरीबी के फीचर अलग हैं और रूरल गरीबी के फीचर अलग हैं। हालांकि ये काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा, बट मैं जो कॉमन फीचर हैं वो आपको बता दे रहा हूँ, और फिर मैं आपको अर्बन और रूरल के भी अलग अलग बता दूंगा। आप उनमें से चाहें कुछ पॉइंट लिख लें या ना लिखें, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप गरीबी से रिलेटेड कोई ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर मेंशन करें, ठीक। और वैसे भी हम इंडिपेंडेंट रूप से पॉवर्टी के टॉपिक को कवर करेंगे इकनॉमी के इशू में, जो मैंने आपको बताया था कि मेंस की सीरीज में हम कुछ इश्यूज़ को इंडिपेंडेंट रूप से ही कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए कि गरीबी के जिम्मेदार कारक कौन से हैं। हालांकि आपने बताया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारे कारण आपने बताए हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, अच्छी बात है। लेकिन आप इनके लिए क्या करो, जैसे आपने बता दिए, अब आप इनको हेडिंग बना के मत लिखिए कि भौगोलिक कारण के अंतर्गत क्या आएगा, सरकारी नीति के अंतर्गत क्या आएगा, आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या आएगा। आपने इतना बस बता दिया। अब आपने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में डालना है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर 2 एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो, नंबर 3 लैक ऑफ कैपिटल इन एग्रीकल्चर, नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कमी, इन्फ्लेशन, नंबर 5-6 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप हिंदी में तो समझ जाएंगे ना कि बेरोजगारी की समस्या, प्रचुरता ना होना, कैपिटल एंड एबल इंटरप्रेन्योरशिप के भी डिफिसिट। आप देखोगे कई सारे जो इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो रूरल एरिया में अपने नहीं ओपन करते, वो अर्बन एरिया की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस चीज़ का भी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, कॉमन कारण तो सभी लोग लिखते हैं, चाहे आप लिखेंगे, कोई भी लिखेगा, बट आपको थोड़ा हट के लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने कुछ स्पेशल बताया। क्लियर। फिर आप सोशल फैक्टर, जिसमें कि आपने बताया भी कि कास्टिज्म कैसे सोशल फैक्टर का एक कारण होता है। साथ ही मैरिज के अंतर्गत आप देखे होंगे कि लोग दिखावा करने के लिए कई बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। साथ ही पॉलिटिकल फैक्टर के अंतर्गत आप ये दर्शा सकते हो कि किस प्रकार औपनिवेशिक दासता के चंगुल में 200 वर्षों तक तो हमारा देश गुलाम ही रहा। और आपने यहाँ पे क्या किया है, पॉलिटिकल का शायद आपने फीचर बताया ही नहीं है। ये हाँ, पॉलिटिकल आपने बताया कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सरकारी नीति, ये तो एक रीजन हो गए। आप यहाँ पे औपनिवेशिक दास्ता का भी उल्लेख करिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको एक्चुअल में गरीबी के कई सारे रीजन पता हैं, ठीक। तो आपने जब ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक, तब आपसे फिर क्या पूछा है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं। आपने क्या किया, जब स्कीम बताई हैं तो आपने, मैं देखिए किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, बट आपको पता होना चाहिए करंट गवर्नमेंट मोदी जी की है, या आप कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी की है, या भारत सरकार की है। तो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करिए। समझ गए। मनरेगा काफ़ी ओल्ड है, हालांकि आप इसका लिख सकते हो, जिक्र कर सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आप जिक्र कर सकते हो, लेकिन इंदिरा आवास योजना इसको आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इनको अवॉइड कीजिए। आप यहाँ पे क्या करो, कई सारी स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना का आप उल्लेख कर दो, उज्ज्वला योजना का आपने किया ही है। आप दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर सकते हो, जन औषधि योजना आप कर सकते हो, आप सौभाग्य स्कीम का भी उल्लेख कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अंत्योदय योजना या स्टार्टअप स्कीम्स का, या ग्रामीण कौशल योजना जो दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड है। और सबसे मज़े की बात है कि आप यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम का भी उल्लेख कर सकते हो, और अटल पेंशन योजना आपको बतानी ही पड़ेगी। क्लियर। तो आप गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्कीम्स बताएं। और एक बात, आप अगर इस पीसीएस के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं तो आप जिस स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं आप उसकी भी स्कीम इसमें इंक्लूड कीजिए। जब आप वो स्कीम डालोगे ना तो एग्जामिनर को फील होगा, अच्छा ये इस स्टेट के बारे में काफ़ी गहराई से चीज़ों को जानता है, ठीक है। अब आपने जब स्कीम्स बता दी, फिर आप कुछ अपने सजेशंस दोगे, और उन सजेशंस में आप क्या करोगे कि आप चाहे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करोगे, या ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स की बात करोगे, या फिर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट का जिक्र करोगे, या फिर आप एसडीजी गोल्स का जिक्र करोगे, और या फिर आप एफएओ का जिक्र करोगे। एफएओ का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। आप इन सब का जिक्र करते हुए एक बेहतर सुझाव दो, और लास्ट में एक बेहतर निष्कर्ष दो। जब भी आप निष्कर्ष दें तो वो पॉजिटिव हो। यद्यपि भारत में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे आप बता देते हो ना तो ऐसे लगता है कि कोविड-19 से भी ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है गरीबी। समझ रहे? तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। साथ ही आप जब ये आंसर लिख रहे हो तो अब आपको पता होना चाहिए कि करंट सिचुएशन में आपको हर एक अपने प्रश्न में कोविड-19 को इंक्लूड करना है, हर जगह पे।
कि कोविड-19 के कारण भी गरीबी कैसे बढ़ावा मिला, आप इसका भी उल्लेख कर सकते हो। और हमेशा गवर्नमेंट के प्रति अगर आप क्रिटिसाइज़ करो तो उसी के पैरेलल आप उसको सजेशन भी दो। देखो, आप इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके उत्तर को कहेंगे कि आपका उत्तर ये गलत लिखा है, बट सही उत्तर क्या है ये आपको कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं है। आलोचना करना सबके लिए सरल है, लेकिन सुझाव देना सबके लिए उतना ही कठिन है। समझ गए? तो आप भी जब आलोचना करें तो आप सजेशन जो दें तो वो वैल्यूबल हों, कि गवर्नमेंट को लगे कि हाँ, इस बंदे ने अगर हमारी स्कीम्स की आलोचना की है, इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम की आलोचना की है, तो ये सजेशन दे कि किस प्रकार जो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है उसको फुलफिल किया जा सकता है, किस प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, किस प्रकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम स्कीम को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार रूरल एरिया में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस प्रकार डिजिटल इंडिया की स्कीम्स का उपयोग किया जा सकता है, कैसे हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिशियरी को अमाउंट पहुंचा सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। समझ गए? जब आप सजेशन दो ना तो लगे कि हाँ, आपने कोई सजेशन दिया है। और इतने तथ्यों से बचा करिए, आप चाहे पीसीएस दे रहे हो कोई भी दे रहे हो, देखिए इतने तथ्य एक बुक राइटर के लिए हैं या किसी एडिटोरियल लेखक के लिए हैं, बट आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो या आप एक पीसीएस एस्पायरेंट हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी बातें लिखिए। ठीक है? आप इनको जो बातें लिखी हो ना, इनको आप पॉइंट फॉर्म में कर दीजिए। ऐसे आप इस पे देखो, ये जब आप आंसर लिखते हो ना, ये बिल्कुल वैसे आंसर हो गए जैसे कि आपने इंटरमीडिएट में या बीए में या पोस्ट ग्रेजुएशन में इस टाइम पे आंसर लिखते थे। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक? तो ये आप अवॉइड कीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड कीजिए अपने लेवल को। पॉइंट यही आएंगे, बस इनको आप थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। क्लियर? और कुछ एक्सट्रीम वर्ड से बचिए, जैसे भारत सरकार द्वारा गरीबी को जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था ना, आपने यद्यपि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ये वर्ड आपका, और दूसरा भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। इन वर्डों से थोड़ा बचिए। ठीक है? आप यहाँ पे लिख सकते हो भारत विकसित देशों की अपेक्षा एक पिछड़ा हुआ देश है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, चलो विकसित तो नहीं है लेकिन डेवलपिंग कंट्री तो है। ठीक है? उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा। बाकी इस पॉवर्टी के टॉपिक को हम इंडिपेंडेंट रूप से काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ों को आपको नहीं बताया, क्योंकि इतने छोटे से आंसर में सब कुछ बताना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है? तो हम कभी जब इंडिपेंडेंट करेंगे तो बेशक आपको पॉवर्टी फिर कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए आंसर के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।